दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से सफर कर रहे थे और फिर वो एक दिन एक खतरनाक बॉडी सर्च टाइम लूप में फंस जाते हैं जहां एक छोटी बच्ची का घोस्ट मिडनाइट को उन्हें जान से मारने आता है। अब कैसे ये सभी इस टाइम लूप से बाहर निकलेंगे और आगे इन सभी के साथ क्या होगा, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1988 से, जहां पर हम एक छोटी बच्ची मीको को जंगल में किसी से बचकर भागता हुआ देखते हैं। यहाँ मीको भागते भागते अपने घर में आ जाती है और एक रूम में खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन तभी एक अननोन पर्सन खिड़की तोड़कर इसी रूम में आता है और मीको को एक कुल्हाड़ी से मारने लगता है। तभी मीको का खून उसकी डॉल पर भी लग जाता है। अब इसके बाद हमें कुछ न्यूज दिखाई जाती है जिनसे पता चलता है कि काफी सारे बच्चे लापता होने लगे हैं। साथ ही यहाँ पर एक आदमी इन सभी को बताता है कि ये सब कुछ एक स्पिरिट कर रही है जो कि अपने बॉडी पार्ट्स के बदले में दूसरे बच्चों को मार रही है। साथ ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब एक बॉडी सर्च की वजह से हो रहा है और ये तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उस स्पिरिट के सारे बॉडी पार्ट्स ना मिल जाएं। अब इसके बाद कहानी 5 जुलाई सन 2022 में आती है, जहाँ पर हम आसुका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हर रोज की तरह उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी आसुका की मॉम उसका लंच पैक करके उसे देती हैं और कहती हैं कि तुम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना। इसके बाद आसुका अपने स्कूल जाने लगती है। तभी रास्ते में कुछ बच्चे उसके बारे में बात करते हैं और आसुका को लूजर बोलने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पूरे स्कूल में आसुका का कोई भी दोस्त नहीं है और सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं। अब इसके बाद हम ताकाहिरो नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए स्कूल जा रहा था कि तभी वो गलती से आसुका से टकरा जाता है और आसुका का बैग नीचे गिर जाता है। ये देखकर ताकाहिरो उसका बैग उठाने जाने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद आसुका फिर से आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर एक कैट पर जाती है जो कि एक जाल पर बैठी हुई थी। आसुका उसे देखने के बाद दोबारा आगे बढ़ती है और तभी उस कैट का बस के नीचे आकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर आसुका और बाकी सभी बच्चों को काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद आसुका स्कूल के अंदर आ जाती है। यहाँ ताकाहिरो से शूज उतारते समय उसका बैच नीचे गिर जाता है। आसुका ये देखकर बैच उठाने वाली थी, लेकिन तभी एक लड़की बैच को उठाकर ताकाहिरो को वापस कर देती है। अब इसके बाद आसुका क्लास में आती है, जहाँ पर एक लड़की सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि फेस्टिवल की मनी किसी ने चुरा ली है। अब तभी कुछ बच्चे सोता नाम के एक लड़के के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और उसकी डेस्क को चेक करने लगते हैं और वहीं से वो पैसे निकलते हैं। ये देखकर वो सभी लोग सोता को चोर बोलने लगते हैं, लेकिन असल में सोता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वो सभी लोग सोता के साथ ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो भी आसुका की तरह ही बिल्कुल आउटकास्ट है और उसका भी कोई भी दोस्त नहीं है। अब तभी यहाँ पर ताकाहिरो और क्लास की प्रेसिडेंट रिए आ जाते हैं और रिए कहती है कि पैसों को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए सोता की इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये बोलकर रिए मैटर को सॉल्व कर देती है। अब इसके बाद आसुका लंच के समय लंच करने के लिए स्कूल में बैक साइड पर जाती है, जहाँ पर उसे एक पुराने कुएं से खून से लथपथ कई सारे हाथ बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर आसुका डर जाती है। आसुका उन्हें देख ही रही थी कि तभी कुछ वर्कर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग आसुका को यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। तभी आसुका कुएं को दोबारा देखती है और अब वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। अब इसके बाद आसुका यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे यहाँ पर एक प्रोफेसर दिखाई देता है जो कि किसी चीज को जमीन में दबा रहा था। आसुका उसे देख ही रही थी कि तभी यहाँ पर काफी जोर से हवा चलती है, जिससे एक फ्लावर प्लॉट जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अब इसके बाद ये प्रोफेसर भी यहाँ से चला जाता है। तभी हम आसुका के पीछे एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि आसुका से कहती है कि प्लीज मेरी बॉडी ढूंढ दो। और ये सुनकर आसुका पीछे मुड़ती है, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। यही ताकाहिरो भी स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा था और तभी हमें 2 लड़कों की बातों से पता चलता है कि ताकाहिरो को पहले प्रो बास्केटबॉल टीम के लिए चुना गया था, लेकिन ताकाहिरो ने उस टीम में जाने से मना कर दिया और उसने अपना पुराना स्कूल भी छोड़ दिया। अब इसके बाद हम आत्सुशी कियोमिया नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के बजाय अपने घर में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। अब इसके बाद रात के समय आसुका के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम जानती हो रेड पर्सन को रेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो खून से लथपथ होता है और अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उसे मार देता है। ऐसे मैसेज पढ़कर आसुका काफी डर जाती है और वो अपना मुंह ढककर यहीं पर सो जाती है। लेकिन तभी रात के 12 बजते ही आसुका अपने आप को स्कूल में पाती है, जहाँ पर उसके साथ क्लास के कुछ बाकी बच्चे जिनमें ताकाहिरो, रिए, सोता और कियोमिया और रूमिको होते हैं। और इन सभी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सभी लोग आधी रात को सोते सोते स्कूल में कैसे आ गए। यहीं पर इन्हें एक कॉफिन भी रखा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर रूमिको सबसे पूछती है कि क्या ये कॉफिन हमेशा से यहीं पर रहता था। इस पर कियोमिया सबको बताता है कि हाँ ये यहीं पर था, लेकिन यहाँ पर ताकाहिरो के अलावा कोई भी कियोमिया को पहचान नहीं पाता क्योंकि कियोमिया ने काफी दिनों पहले ही स्कूल आना छोड़ दिया था। यहाँ ताकाहिरो कियोमिया को जानता था और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए।
इस पर कियोमिया कहता है कि मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोलकर कियोमिया यहाँ से चला जाता है। तभी सोता सभी से बोलता है कि बॉडी सर्च अब शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कियोमिया स्कूल से बाहर जा ही रहा था कि तभी अचानक से कोई चीज उस पर हमला करती है और कियोमिया जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग कियोमिया के पास आते हैं और देखते हैं कि कियोमिया की बॉडी को किसी ने 2 हिस्सों में काट दिया है। अब तभी कोई रुमिको नाम की उसी लड़की को भी मार देता है और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन स्कूल से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे और ये देखकर ये सभी लोग बिल्डिंग में ही छुपने जाने लगते हैं। लेकिन अब तभी कोई सोता को भी मार देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन सभी को कोई और नहीं बल्कि वही रेड पर्सन मार रहा है। यहाँ ताकाहिरो ये देखकर आसुका को लेकर यहाँ से भागने लगता है और तभी रेड पर्सन इनके सामने ही रिए को भी मार देता है। ये देखकर आसुका और ताकाहिरो और ज्यादा डर जाते हैं और ताकाहिरो आसुका को लेकर एक रूम में आता है और बेड के नीचे छुपा देता है। लेकिन अब तभी रेड पर्सन यहाँ पर आ जाता है और वो ताकाहिरो को भी मार देता है और आसुका को बेड के नीचे से बाहर निकालता है। तभी हम रेड पर्सन को देखते हैं जो कि खून में सनी हुई वही लड़की थी जिसके हाथों में मिको की वही डोल थी और हमें पता चलता है कि ये रेड पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिको ही है जो कि मरने के बाद एक भयानक घोस्ट बन चुकी है जिसे अब सभी लोग रेड पर्सन कहते हैं। यहाँ रेड पर्सन यानी कि मिको आसुका पर भी हमला करती है और उसे भी खत्म कर देती है। लेकिन अब तभी आसुका की आंख खुलती है जो कि अपने घर में थी और आसुका फिर से 5 जुलाई वाले दिन में वापस पहुंच गई होती है। यहाँ आसुका को ऐसा लगता है कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, इसीलिए आसुका रेडी होकर स्कूल जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी मॉम कल की तरह ही एक्स्ट्रा लंच उसे पैक करके देती हैं और कहती हैं कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना। ये सुनकर आसुका को काफी अजीब लगता है। अब स्कूल जाते समय आसुका के सामने फिर से वही सारी चीजें रिपीट होने लगती हैं और कल की तरह उसी कैट का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर आसुका समझ जाती है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है। यह अब ताकाहिरो तुरंत ही भागता हुआ सोता के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर ये बॉडी सर्च क्या है, क्योंकि इन सभी को समझ आ चुका था कि कल जो इन्होंने देखा वो सपना नहीं था और ये सभी लोग टाइम लूप में फंस चुके हैं। यहाँ पर अब सोता इन सभी को बताता है कि हर साल एक स्पिरिट यानी कि रेड पर्सन कुछ बच्चों को चुनती है जिन्हें हर रात 12 बजे स्कूल में आकर रेड पर्सन के बॉडी पार्ट्स को ढूंढना होता है। सोता बताता है कि ये सब कुछ मुझे एक रशियन बुक से पता चला था। वो कहता है कि रेड पर्सन का बॉडी सर्च तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम उसके बॉडी पार्ट्स को नहीं ढूंढ लेते और तब तक हमारे साथ यही दिन रिपीट होता रहेगा और हम लोग इसी दिन में अटके रहेंगे। यहाँ पर ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक प्रोफेसर यहाँ पर आता है जो कि इनकी बातों को सुनकर यहाँ से वापस लौट जाता है और वो आसुका और बाकी स्टूडेंट्स को काफी अजीब लगता है। तभी रुमिको कहती है कि आखिर ये आदमी कौन है। इस पर आसुका इन्हें बताती है कि ये हमारा लाइब्रेरियन याशिरो है। इसके बाद फिर से मिडनाइट होते ही ये सभी लोग दोबारा से स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ताकाहिरो अब सभी से कहता है कि हमें शायद रेड पर्सन के बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर इस कॉफिन में रखना होगा और इसके अलावा इस सब से बचने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन कियोमिया इन सभी लोगों की मदद करने से साफ मना कर देता है और ये सभी लोग अब कियोमिया के बिना ही बॉडी पार्ट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यही आसुका भी अकेले एक अंधेरे कमरे में बॉडी पार्ट्स को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी ताकाहिरो यहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि मैं सभी रूम्स की लाइट्स को ऑन कर रहा हूँ ताकि वो रेड पर्सन हमें आसानी से ना ढूंढ पाए। यहाँ पर अब ये दोनों बॉडी पार्ट्स को ढूंढने लगते हैं कि तभी आसुका की नजर एक और बंद रूम में जाती है और वो ताकाहिरो को वहां भी चेक करने के लिए कहती है। फिर ये दोनों इस रूम में आते हैं जहाँ पर इन्हें एक पॉट के अंदर एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। लेकिन अब तभी रेड पर्सन इनके पास आने लगती है और ये देखकर ताकाहिरो आसुका को हाथ लेकर भागने के लिए बोलता है और खुद रेड पर्सन के सामने जाकर उससे लड़ने लगता है। लेकिन तभी रेड पर्सन ताकाहिरो को पकड़कर उसे मार देती है और ये सब जानकर सोता एक लॉकर में छुपकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन रेड पर्सन किसी तरह से उसे भी खत्म कर देती है। यही आसुका भागकर रिए और रुमिको के पास आने लगती है। लेकिन तभी रेड पर्सन यहाँ पर आ जाती है और ये देखकर वो दोनों शटर को गिरा देती हैं। आसुका किसी तरह से इन दोनों के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो रेड पर्सन शटर को तोड़कर रुमिको को बाहर खींचने लगती है। आसुका रुमिको का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रेड पर्सन इन दोनों को ही बाहर खींचकर मार देती है और ये देखकर रिए तुरंत ही उस हाथ को उठाकर कॉफिन में रख देती है। लेकिन इसके बाद रेड पर्सन उसे भी मार देती है और ये सभी लोग फिर से इसी दिन में पहुंच जाते हैं। आसुका अब उठते ही सीधा स्कूल की तरफ आने लगती है ताकि वो उसी कैट को मरने से बचा सके जिसका एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन यहाँ पर ताकाहिरो ने थोड़ा पहले पहुंचकर उस कैट को बचा लिया होता है और अब तभी यहाँ पर रुमिको और रिए भी आ जाती हैं जो कि जल्दी इसी कैट को बचाने के लिए आई थी। और अब वो दोनों आसुका से भी काफी अच्छे से बात करती हैं क्योंकि आसुका ने रुमिको को बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर रिए भी सभी को बताती है कि मैंने वो हाथ कॉफिन में रख दिया था और ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं। फिर इसके बाद ताकाहिरो और रिए मिलकर उन लड़कों को भी पहले ही पकड़ लेते हैं जो कि सोता की डेस्क में पैसे रख रहे थे और उसके ऊपर पैसे चुराने का इल्जाम लगाने वाले थे। यहाँ पर टाइम लूप में फंसे होने की वजह से रुमिको और रिए आसुका की काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं, जिससे आसुका को काफी खुशी होती है।
इसके बाद फिर से रात के समय स्कूल में आने के बाद आसुका, रिए और रूमी को रेड पर्सन का ध्यान भटकाने के लिए पूल में छुप जाती हैं, जहां रेड पर्सन को ये लोग दिखाई नहीं देती और वो यहाँ से चली जाती है। ये देखकर ये तीनों काफी खुश होने लगती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये तीनों रेड पर्सन से बच गई। लेकिन तभी रेड पर्सन पानी के अंदर आकर रिए और रूमिको को मार देती है और ये देखकर आसुका यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेड पर्सन उसे भी पानी के अंदर खींच लेती है। यहाँ आसुका को रेड पर्सन की वही डॉल भी पानी में डूबती हुई दिखाई देती है। अब इसके बाद अगले दिन सोता ताकाहिरो से सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि तुम पहले कियोमिया के साथ मिडिल स्कूल में थे ना। इस पर ताकाहिरो सोता को बताता है कि कियोमिया बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन फिर एक इंजरी होने के बाद कियोमिया टीम से निकल गया और इसी वजह से उसने स्कूल आना भी बंद कर दिया और अब वो अकेला ही रहना पसंद करता है। अब इसके बाद सोता सभी लोगों को बताता है कि मैंने बॉडी सर्च को काफी पढ़ा और अब मुझे पता चला है कि बॉडी सर्च 30 साल पहले हुए मीको नाम की लड़की के मर्डर से जुड़ा है, जिसकी बॉडी पुलिस को नहीं मिली थी और मीको के मर्डरर ने उसकी बॉडी के पार्ट्स को इसी स्कूल में छुपाया था। यहाँ पर आसुका न्यूज़पेपर में बनी हुई मीको की फोटो देखने लगती है और तभी वो फोटो रेड पर्सन में बदल जाती है, जो देखकर आसुका काफी डर जाती है। तभी ताकाहिरो आसुका को उसके नाम से बुला लेता है और ये देखकर सोता ताकाहिरो से कहता है कि तुमने पहली बार आसुका को उसके नाम से बुलाया, यानी कि तुम दोनों तो काफी क्लोज आ रहे हो। लेकिन ताकाहिरो इन्हें बताता है कि मैं आसुका को बचपन से जानता हूँ, हम दोनों किंडरगार्टन में एक साथ जाते थे। यहाँ ताकाहिरो सभी को आसुका और अपनी बचपन की एक स्टोरी बताने लगता है, लेकिन तभी आसुका उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देती है और आसुका को ऐसा करते देख सब समझ जाते हैं कि ये दोनों तो अब काफी करीब आ रहे हैं। अब तभी याशिरो यहाँ पर आता है और इन्हें अजीब तरह से देखकर धीरे धीरे बात करने के लिए बोलता है। अब इसके बाद सोता इन सभी लोगों को स्कूल का मैप दिखाता है और अब ये सभी लोग प्लान बनाने लगते हैं कि ये लोग किस तरह से रेड पर्सन का ध्यान भटकाते हुए बॉडी पार्ट्स को ढूंढेंगे। इसके बाद रात के समय ये सभी लोग स्कूल में तेज आवाज से म्यूजिक बजा देते हैं ताकि रेड पर्सन इनकी आवाजों को न सुन पाए और ये सभी लोग पूरे स्कूल की लाइट्स को भी ऑन करके अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं और बॉडी पार्ट्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कियोमिया अब भी इनके प्लान में शामिल नहीं होता और वो सबसे दूर ही रहता है। यहाँ इन सभी लोगों का ये प्लान काम करता है और ये सभी लोग काफी जल्दी जल्दी बॉडी पार्ट्स को ढूंढने लगते हैं और कॉफिन में रखते जाते हैं। यहाँ पर रेड पर्सन इन्हें मारती भी है, लेकिन लूप में फंसे होने की वजह से ये लोग हर रोज एक नई चीज करते हैं और इस तरह मिलकर काम करके ये लोग रेड पर्सन के बॉडी पार्ट्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन अब तभी एक रात इन्हें रेड पर्सन का लेफ्ट पैर मिलता है, मगर रेड पर्सन के हमले से ताकाहिरो की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो कॉफिन तक नहीं पहुंच पाता। वो मदद के लिए अपने साथियों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करता है, मगर उसके सभी साथी पहले ही मारे जा चुके थे और ये देखकर ताकाहिरो को लगता है कि वो आज तो ये पैर कॉफिन में नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अब तभी कियोमिया ताकाहिरो के पास आ जाता है, जो कि अब तक तो इनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब कियोमिया ताकाहिरो को मुसीबत में देखकर उसका साथ देने का फैसला करता है और वो कटा हुआ पैर लेकर यहाँ से भागने लगता है और कॉफिन के पास आ जाता है और उसे कॉफिन में रख देता है और अब बॉडी सर्च में बस रेड पर्सन का हेड ही ढूंढने के लिए बचा था। अब इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए एक बीच पर भी जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग काफी मजे करते हैं और ये सभी काफी खुश थे। तभी आसुका भी ताकाहिरो को बताती है कि किसी ने मेरे बारे में फेक रूमर फैला दी थी, जिसके बाद से जब मैं स्कूल में गई तो मुझसे किसी ने भी बात नहीं की और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद ताकाहिरो को भी आसुका के लिए काफी बुरा लगता है और वो उसे सॉरी भी बोलता है, क्योंकि वो आसुका को जानता था, लेकिन उसने भी सभी की तरह आसुका को इग्नोर कर दिया। अब इसके बाद बीच पर कुछ लड़के रिए, आसुका और रूमिको को छेड़ने लगते हैं और वो सोता को मारते भी हैं। ये देखकर कियोमिया और ताकाहिरो को गुस्सा आ जाता है और ये सभी लोग मिलकर उन लड़कों को पीटने लगते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इस सब में इन्हें काफी मजा भी आता है। अब इसके बाद ये सभी लोग मीको के उसी पुराने घर में आते हैं जहाँ पर वो मरी थी, क्योंकि इन्हें स्कूल में काफी ढूंढने के बाद भी रेड पर्सन यानी कि मीको का हेड नहीं मिल रहा था। इसीलिए अब ये सभी लोग मीको के घर में आकर उसके घर को चेक करने लगते हैं। यहाँ इन्हें मीको की फैमिली फोटो भी मिलती है, जिसमें मीको की डॉल भी थी और ये देखकर ताकाहिरो सभी को बताता है कि ऐसी डॉल तो रेड पर्सन के पास भी है। तभी इन्हें यहाँ पर मीको की बनाई हुई एक ड्राइंग भी दिखती है, जिसमें मीको ने उसी डॉल को बनाया था और उसका नाम एमिली लिखा होता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि मीको का कोई भी दोस्त नहीं था और उसकी एक लौती दोस्त यही डॉल थी, जिसका नाम एमिली था। यह अब ताकाहिरो को इस घर में एक डॉल भी दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह से लकड़ियों से सील था, मगर ताकाहिरो और कियोमिया मिलकर सभी लकड़ियों को हटा देते हैं और तभी इन्हें यहाँ पर एमिली रखी हुई दिखाई देती है। अब तभी इनके पीछे कोई आता है और ये लोग पीछे देखने लगते हैं और जैसे ही ये लोग एमिली को देखते हैं तो अब एमिली अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मिडनाइट होने पर ये सभी लोग फिर से स्कूल में आ जाते हैं, लेकिन अब किसी को भी पूरे स्कूल में ढूंढने पर रेड पर्सन दिखाई नहीं देती और अब तभी इनकी नजर एक जगह पर जाती है, जहाँ पर रेड पर्सन अचानक से एमिली में मर्ज होकर
एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर टाइप डॉल बन जाती है, जो देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी कियोमिया एक बार फिर से कट के मर जाता है। यहीं ताकाहिरो आसुका और रिए के साथ एक रूम में आकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन अब तभी एमिली, जो कि रेड पर्सन के साथ मर्ज होने के बाद मॉन्स्टर बन चुकी थी, वो यहाँ आकर ताकाहिरो को भी पकड़ लेती है और अपना मुंह खोलकर ताकाहिरो को खाने वाली होती है। मगर तभी ताकाहिरो एमिली के मुंह में जलती हुई लकड़ी घुसा देता है और एमिली ताकाहिरो को खत्म कर देती है। इसके बाद एमिली रिए के पास भी आती है और उसे मारकर खा जाती है। ये देखकर आसुका काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, मगर एमिली उसे पकड़ने उसकी तरफ आने लगती है और इस वजह से आसुका बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाती है। अब इसके बाद अगले दिन उठकर आसुका फिर से स्कूल की तरफ भागने लगती है और इस बार वो कैट समय से पहले ही बस के नीचे आकर मर जाती है। इसके बाद सभी लोग क्लास में आते हैं और यहाँ पर किसी को भी अब रिए दिखाई नहीं देती और ना ही रिए का नाम स्टूडेंट लिस्ट में होता है। यहाँ ताकाहिरो क्लास के सभी बच्चों से रिए के बारे में पूछता है, मगर अब क्लास में कोई भी बच्चा नहीं जानता था कि रिए कौन है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी आसुका इन सभी को बताती है कि कल रात को एमिली ने रिए को खा लिया था और ये बात सुनकर सोता सबसे कहता है कि शायद एमिली ने रिए को खाया है और इसी वजह से रिए का वजूद इस दुनिया से ही खत्म हो गया है, यानी कि अब हमारे अलावा ये कोई भी नहीं जानता कि रिए नाम की कोई लड़की भी एग्जिस्ट करती थी। और इसका मतलब ये भी है कि अगर उस मॉन्स्टर ने हम में से किसी और को खा लिया तो उसका भी रिए की तरह ही वजूद ही मिट जाएगा। ये सब जानकर सभी लोगों को काफी ज्यादा दुख होता है। अब तभी आसुका सीधे याशिरो के पास आती है क्योंकि उसे शक होता है कि याशिरो बॉडी सर्च के बारे में कुछ तो जानता है। इसीलिए अब आसुका याशिरो से पूछती है कि तुम बॉडी सर्च के बारे में जानते हो ना। इस पर याशिरो मना करने लगता है, पर आसुका कहती है कि हम जब भी बॉडी सर्च के बारे में कुछ बात करते हैं तब तुम हमें बड़े ही ध्यान से सुनते हो। यहाँ पर आसुका याशिरो को टाइम लूप का सच बताने के लिए फ्लावर पॉट को ठीक टाइम पर गिरने से बचा लेती है। और ये सब देखकर अब याशिरो आसुका को बॉडी सर्च के बारे में बताता है और कहता है कि कुछ समय पहले मैं भी इसी बॉडी सर्च का हिस्सा था और मेरे कुछ दोस्त भी इसका हिस्सा थे, लेकिन बॉडी सर्च पूरा होने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहा क्योंकि बॉडी सर्च पूरा होने के बाद चुने गए लोगों की बॉडी सर्च से जुड़ी हुई सारी यादें डिलीट हो जाती हैं और इसीलिए मुझे भी इस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर आसुका समझ जाती है कि बॉडी सर्च पूरा होने के बाद उसके ये सारे फ्रेंड्स उसे भूल जाएंगे और वो फिर से अकेली हो जाएगी। अब इसके बाद आसुका ताकाहिरो से भी इस सब के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि बॉडी सर्च पूरा होने के बाद हमारी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी और हम सभी लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे। ये सुनकर ताकाहिरो आसुका को गले लगाता है और उसे अपना बैच भी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। अब इसके बाद रात होने पर आसुका सभी से कहती है कि मुझे लगता है रेड पर्सन का सर उसी डोल के अंदर मौजूद है, क्योंकि मैंने उसे उस दिन पानी में सर की तरफ से ही डूबता हुआ देखा था और ऐसा लग रहा था जैसे एमिली के सर के अंदर कुछ तो रखा हो। ये सुनकर अब ताकाहिरो और बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्हें एमिली को मारकर ही रेड पर्सन का सर मिल पाएगा। इसीलिए ये सभी लोग एमिली को पकड़कर मारने की तैयारी करने लगते हैं और बॉडी सर्च पूरा करके अपनी दोस्त रिए को भी वापस लाने की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी को कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि इस बॉडी सर्च के पूरा होने के बाद इन सभी की जिंदगियां पहले की तरह हो जाएंगी, जहाँ पर ये सभी लोग एक साथ नहीं होंगे। और क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं इस बॉडी सर्च से पहले अकेलेपन से जूझ रहे थे, तो शायद इसी वजह से इन सभी लोगों को बॉडी सर्च के लिए चुना गया ताकि ये सभी लोग एक साथ आकर अपने अकेलेपन को खत्म कर पाएं। अब इसके बाद यहाँ पर एमिली मॉन्स्टर वापस आ जाती है और ये सभी लोग उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी एमिली रुमिको को पकड़ लेती है, मगर सोता उसे किसी तरह से छुड़ा लेता है, लेकिन फिर एमिली सोता को पकड़कर खा जाती है। इसके बाद अब ये सभी लोग किसी तरह से एमिली के ऊपर चिपकने वाला केमिकल डालकर उसे फ्लोर से चिपका देते हैं और फिर उसे चैन से बांधने लगते हैं। लेकिन अब तभी एमिली आसुका को पकड़ लेती है और ये देखकर रुमिको चैन से उठाकर एमिली का हाथ ही काट देती है और आसुका को बचा लेती है, मगर अब एमिली अपने दूसरे हाथ से रुमिको को पकड़कर उसे खा जाती है। इसके बाद ये सभी लोग मशीन से एमिली की चैन को टाइट करने लगते हैं ताकि वो ना हिल पाए, लेकिन अब तभी एमिली के हमले से यहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है और वो मशीन रुक जाती है। तभी आसुका किसी तरह से वायर को वापस जोड़कर मशीन को चालू कर देती है, मगर अब इतनी देर में एमिली कियोमिया पर भी हमला करके उसे भी मार देती है और ये देखकर ताकाहिरो एमिली के सर के ऊपर चेनसो मारता है, जिसे अब एमिली का सर कटता है और रेड पर्सन यानी कि मिको का कटा हुआ सर बाहर आ जाता है, जो लेकर ताकाहिरो और आसुका तुरंत ही उसे कॉफिन में रखने के लिए आने लगते हैं। लेकिन एमिली, जो कि अभी नहीं मरी थी, वो भी इनके पीछे आ जाती है और ये देखकर ताकाहिरो आसुका को मिको का सर देता है और उसे कॉफिन में रखने के लिए बोलता है और खुद एमिली से फाइट करने लगता है। वो काफी सारा सामान एमिली और अपने ऊपर गिरा लेता है। ये देखकर आसुका को काफी बुरा लगता है, लेकिन अब तभी एमिली ताकाहिरो को मार देती है और वो आसुका को भी कॉफिन के पास जाने से रोकने लगती है। तभी आसुका के हाथ से ताकाहिरो का दिया हुआ वही बैच गिर जाता है और आसुका जल्दी से बैच को उठाती है और एमिली पर हमला करने लगती है,
अब तभी ये चैपल भी टूटने लगता है और एक बड़ा सा क्रॉस एमिली के ऊपर आकर गिरता है, जिससे एमिली का काम तमाम हो जाता है और फिर आसुका मिको के सर को कॉफिन में रख देती है और इस तरह मिको की बॉडी पूरी हो जाती है। अब इसके बाद आसुका की आंख खुलती है जो कि अपने घर में थी और आखिरकार आसुका अगले दिन में आ चुकी थी, जहां पर आज तारीख 6 जुलाई होती है, यानी कि आसुका का टाइम लूप खत्म हो गया और वो उससे बाहर आ चुकी है। मगर यहाँ पर आसुका को भी बॉडी सर्च के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो भी सब कुछ भूल चुकी थी। यहीं आसुका को न्यूज से पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके स्कूल के पास ही एक लड़की मिको की डेड बॉडी मिली है, जो कि काफी समय पहले गायब हो गई थी। अब इसके बाद आसुका स्कूल में आती है, जहाँ पर सब कुछ पहले की तरह ही हो चुका था। यहाँ अब बच्चों ने दोबारा से सोता को बुली करना शुरू कर दिया था और ताकाहिरो भी आसुका को भूल चुका था। लेकिन आज एक चीज अलग होती है, यहाँ पर कियोमिया भी आज स्कूल आ गया होता है और इसके बाद जब क्लास में एक कमेटी मेंबर्स को चुना जाता है तो इसमें आसुका, ताकाहिरो, रिए सोता, रुमिको और कियोमिया के नाम आते हैं और इस तरह ये सभी लोग एक टीम में आ जाते हैं और मीटिंग के लिए जाने लगते हैं। तभी आसुका की जेब से वही बैच गिरता है जो कि ताकाहिरो ने उसे दिया था। यहाँ ताकाहिरो उस बैच को देखता है और उसे आसुका और बॉडी सर्च के बारे में सब कुछ वापस याद आ जाता है। इसके बाद वो आसुका को भी सब कुछ बताने लगता है और ये देखकर आसुका भी मुस्कुराती है और इसी मुस्कान के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।